नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 29 जून और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। असम राइफल्स में खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका। जी हां, असम राइफल्स ने मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन भर्ती योजना 2021 के तहत 131 पदों के नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। इस भर्ती के तहत असम राइफल्स में राइफल मैन, राइफल वुमेन्स पद भरे जाएंगे। 75 पुरुष और 56 महिलाओं के लिए यह पद खाली है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भर्ती रैली का आयोजन 24 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के बाद भर्ती रैली के लिए कॉल लेटर भी मिल जाएगा। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2021 के लिए आधार पर की जाएगी। असम राइफल्स में राइफल मैन, राइफल वुमेन्स पद के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट asamrifles.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करनी होगी। CSIR के संस्थान में 12वीं पास के लिए नौकरियां। CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मशहूर में जूनियर सेक्रेटरिएट और असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के द्वारा पदों पर वैकेंसी की जाएगी। इसमें 9 पद पर जूनियर के द्वारा असिस्टेंट के और 3 जूनियर स्टेनोग्राफ के लिए। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन करने हैं, जिसके साथ ही अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। साथ में कंप्यूटर पर टाइपिंग में दक्ष भी होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफ पद की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास मांगी जा रही है। शॉर्ट हैंड में भी दक्ष जूनियर स्टेनोग्राफ पद के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष की है और सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पद के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष की है। इग्नू ने शुरू किया उर्दू में मास्टर कोर्स। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने उर्दू में मास्टर प्रोग्राम की शुरुआत की। इग्नू के स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस लर्निंग के तहत यह कोर्स शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम उर्दू साहित्य की भाषा की बड़े स्तर पर पढ़ाई कराया जाएगा। इसमें एडमिशन के इच्छुक कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। इग्नू के पोस्टल के जरिए कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, इस कोर्स में एडमिशन करने के इच्छुक कैंडिडेट इग्नू के पोस्टल ignuadmission.smart.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए directorshow@ignu.ac.in पर या फ़ोन नंबर 01129572752 पर संपर्क कर सकते हैं। UPSC CMS एग्जाम की अधिसूचना 7 जुलाई को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर 7 जुलाई को कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम 2021 के नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार UPSC CMS 2021 परीक्षा के लिए 7 और 27 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार का MBBS परीक्षा के लिखित और प्रैक्टिकल परीक्षा में पास होना जरूरी है। फाइनल MBBS परीक्षा दे चुके या उसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य होंगे। चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 500 अंक से इंटरव्यू 100 अंक का होगा। ICAI CA परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने CA परीक्षा आयोजित करने को लेकर 5 जून को एक नोटिस जारी किया था। हालांकि अनुभव श्रीवास्तव सहाय ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खनविलर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 3 जजों की बेंच आज सुनवाई हुई थी। याचिका में कहा गया कि पुराने पाठ्यक्रम के तहत आने वाले इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के छात्रों का अतिरिक्त दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि देश में हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होना चाहिए। परीक्षा को अलग अलग तरीके से आयोजित किया जाएगा। याचिका के अनुसार परीक्षा केंद्रों द्वारा कोविड-19 दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। अगर वे पालन नहीं करते हैं तो 6 जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि CA फाउंडेशन की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हो रही थी। CA इंटर एग्जाम 6 से 20 जुलाई के बीच होने हैं। CA फाइनल की परीक्षा 5 से 19 जुलाई के बीच होनी है और इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी गए हैं। देश में 46,498 नए केस आए। मौत का आंकड़ा 1000 से कम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,498 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसमें से 58,544 ठीक हुए हैं। 978 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 12 अप्रैल के बाद यानी 76 दिन में पहली बार ऐसा हुआ था जब 1000 से कम लोगों की मौत हुई, जिसमें 880 लोगों ने दम तोड़ा था। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या रविवार को 13,334 के पास चल गई है। अब कुल 5,58,048 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने राज्य में 20 जून से लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया। देश में महामारी के बीच पाबंदी को पूरी तरह से हटाने वाला यह पहला राज्य बन गया है। या 1 जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। राज्य में 24 घंटे में प्रदेश के 185 नए केस, 1 मरीज की हुई मौत। कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ती जा रही। सोमवार को 185 नए संक्रमित आए, जबकि 292 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बिहार में मात्र 1 संक्रमित की मौत हुई, जबकि पटना में 48 घंटे में 1 की भी मौत नहीं हुई। एक्टिव मामले में तेजी से कमी आ रही। बिहार में कुछ एक्टिव मामलों की संख्या 2141 के पास पहुंच गई, जबकि पटना में 311 एक्टिव केस मिले हैं। हालांकि लापरवाही मत कीजिएगा, वरना इससे बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। बिहार पुलिस को मिलेंगे 15,000 नए सिपाही दरोगा।
बिहार को जल्द ही 15,000 से अधिक नए पुलिसकर्मी मिलेंगे। जी हां, इसमें 11,880 सिपाही, 2,200 से अधिक दरोगा व शासन और 1,600 सहायक अवर निरीक्षण शामिल है। राजकीय पुलिस एकेडमी के डुमरौर ट्रेनिंग सेंटर में 1,600 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण अगले माह पूरा हो जाएगा। नए पुलिसकर्मी के मिलने के बाद पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अनुसंधान में भी मदद मिलेगी। पुलिस का काम और दबाव भी पहले की तुलना में कम है। नए सिपाही का प्रशिक्षण जुलाई माह से शुरू होगा। सिपाही को कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर नाथनगर के साथ डुमरौर स्थित मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सहायक अपर निरीक्षण और दरोगा के लिए चयनित पुलिसकर्मी को राजकीय स्थित बिहार पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका प्रशिक्षण भी जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड। बिहार में पानी के ऊपर पहला तैरता हुआ बिजली घर दरभंगा के करीदाबाद मोहल्ले में लगने वाला है। जी हां, इसकी सारी प्रक्रिया के साथ तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 जिलों को मॉडल जिला के रूप में चुना है। इसमें एक दरभंगा जिला है, जहां लगभग 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता और सौर बिजली घर बनेगा, जो तालाब के अंदर चलाया जाएगा। खास बात यह है कि जिस तालाब में इसे लगाया जा रहा है वह तालाब में मछली पालन के साथ साथ ऊर्जा से बिजली उत्पादन भी किया जाता है। पर्यटकों के लिए मंदार पर्वत पर जाना और आसान, जुलाई में रोपवे का उद्घाटन। बांका के मंदार पर्वत पर बन रहे रोपवे का काम 90 से 95% तक पूरा हो गया है। फिलहाल विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों की माने तो जुलाई में इसका उद्घाटन होगा। पर्यटन मंत्री जल्द ही रोपवे का निरीक्षण करेंगे। मंदार पर्वत पर रोपवे की योजना करीब 5 साल पुरानी है। पिछले साल तक काफी काम पूरा हो गया था, मगर कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित हो गया। विद्युतीकरण की बाधा की बात दूर ले जा रही है। नीचे से ऊपर तक रोपवे के सफर में करीब 90 पोल लगने हैं। इसमें से आधे लगाए जा रहे हैं। एनजीसी के द्वारा अधिकारियों ने 2 हफ्ता में काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। अब चलती ट्रेन में ही ऐप से यात्री करा सकेंगे FIR। सफर के दौरान ट्रेन में किसी तरह की आपराधिक घटना होने पर यात्री प्राथमिकी दर्ज करा सकेंगे। जी हां, इसके लिए यात्रियों को आने वाले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों को यह सुविधा शीघ्र मिलने वाली है। रेलवे के द्वारा विस्तृत सूत्रों के अनुसार चलती ट्रेन में FIR की शुरुआत के द्वारा संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल ऐप से मिलेगी। जी हां, इस ऐप से यात्री किसी भी तरह की आपराधिक घटना होने पर FIR दर्ज करा सकेंगे। रेलवे की ओर से इस ऐप को शीघ्र लॉन्च किया जाएगा। सभी राज्यों की रेल पुलिस व रेल सुरक्षा बल के साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया जा रहा। पूरे देश में इसे लागू करने का योजना बनाया जा रही। यात्री की शिकायत पर संयुक्त रेल सुरक्षा मोबाइल ऐप में मौका ए वारदात पर पीड़ितों का बयान दर्ज किया जा सकता है। इसके रिपोर्ट में ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा होगी। साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों से घटना को लेकर बयान दर्ज किया जा रहा, ताकि घटना की सत्यता के बारे में जानकारी मिल सके। प्राइवेट बस अब भी वसूल रहे दुगना किराया। पटना यात्रियों की संख्या बढ़ने से BSRTC की लॉन्ग रूट की बसों की संख्या डबल हो गई। कटिहार, किशनगंज, जमुई, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पुलिया, बेतिया, मोतिहारी के लिए पहले जहां एक बस जा रही थी, वहीं अब इनकी संख्या दुगनी हो गई। अब बक्सर, खगड़िया, बेगूसराय के साथ जैसे जिलों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, जो फिर से बंद हो गई थी। सरकारी बसों में सड़क पर लौट आने जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद मीठापुर बस स्टैंड से आने जाने वाले प्राइवेट बसों ने अपना किराया समान नहीं किया है और वे पहले की तरह ही दुगना किराया ले रहे हैं। ऐसे में सरकार के 50% शीत क्षमता पर ही गाड़ी चलाने के आदेश की ओट लेते हुए करा रही है, लेकिन इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दुगना किराया लेने के बावजूद भी वे सीट छोड़कर यात्रियों को नहीं बैठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बिहार से 2 जालसाजों को उठाया। यूपी के सांसद साक्षी महाराज के खाते से 1 लाख रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पटना के गर्दीबान और कंकड़बाड़ के रहने वाले मालूम हो कि इसके लिए दिल्ली पुलिस ने पटना में छापेमारी की थी। गत शनिवार को पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। गर्दनीबान के रहने वाले दिनेश राय, कंकड़बाड़ निवासी निहाल सिन्हा शामिल है। पटना पुलिस के मुताबिक दिनेश राय ठग गिरोह का मास्टरमाइंड है, जबकि निहाल सिन्हा के खाते में आए स्थानांतरित किए जा रहे थे। दोनों के खिलाफ स्थानीय थाने में फिलहाल कुछ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। निहाल को रिमांड में लेकर जेल भेज दिया गया, जबकि दिनेश से पूछताछ जारी रखी है। 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। बिहार में शर्तों के साथ बाजार खुलने के साथ अब राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी में जुट गई है। रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ सरकारी व निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश जारी कर देगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। बच्चों की जान जोखिम में डालकर हम स्कूल नहीं खोलेंगे। 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय महाविद्यालय की ओर सबसे पहले खोलेगी। वहीं दूसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय तक, तीसरे चरण में माध्यमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएगी। स्कूल के लिए शिक्षण संस्थानों के विशेष गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। एक दिन में केवल 50% विद्यार्थी ही कक्षा में उपस्थित होंगे, शेष 50% अगले दिन आएंगे। पटना प्रोटोकॉल का द्वारा हर जिले में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बिहार में बना हुआ है बाढ़ का खतरा।
पटना और आसपास के जिलों में रविवार को अच्छी बारिश से जल जमाव से परेशान पटना के लिए राहत की खबर यह है कि यहां से बहने वाली गंगा सोना पुनपुन नदी के जलस्तर से सोमवार को कमी दर्ज की गई। रविवार शाम तक पटना के सभी तटबंध सुरक्षित है। हालांकि यह कमी बहुत कम है और बाढ़ का खतरा अभी भी पूरी तरह से चला नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब अगले कुछ दिनों पर तेज बारिश होती है जो पटना में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। शिवहर में बागमती ने फेरा उम्मीदों पर पानी बर्बाद हुई सब्जियां। बागमती नदी में आए उफान में फिरफिरी और पुनिया की तैयारी के जांच 5000 से अधिक किसानों की सब्जी की फल से उपी अरमानों पर पानी फिर गया। जी हां, बागमती नदी किनारे लगभग 40,000 एकड़ जमीन में लगी कद्दू, खीरा और परवल आदि की 50 लाख से अधिक की फसल बर्बाद होगी। हालत यह है कि नदी के किनारे पड़ी ये सब्जियां किसानों की बर्बादी की तस्वीर बयां करी। किसानों की माने तो कर्ज लेकर खेती की जाती है। दिन रात की मेहनत में फसलों को सींचा जाता है। महंगे खाद, बीज और कड़ी मेहनत तक सब्जी उपजाई जाती है। कर्ज लेकर खेती की जाती है। लेकिन कोरोना वायरस और प्रकृति की कहर ने किसानों को कहीं भी नहीं छोड़ा। क्योंकि पिछले सीजन में कोरोना का कहर था लेकिन लागत से कहीं अधिक कीमत निकल गई थी। इस बार पूरी पूंजी डूब गई है पर सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। 100 करोड़ वाले रियलिटी शो के विजेता बने पटना के अमनदीप। डीडी किसान चैनल पर शायद 100 करोड़ के कवि सम्मेलन कार्यक्रम के फैलाने में पटना सिटी के खालिस्तान निवासी पटना व्यवसायी कपड़ा की व्यवसाय करने वाले सरदार रविंद्र सिंह के जीने पुत्र सरदार अमनदीप सिंह विजेता बने हैं। बीते दिन जनवरी से 27 जून तक प्रत्येक रविवार की रात 9 बजे डीडी किसान चैनल प्रसारित होने वाला यह भारत का पहला कविता रियलिटी शो बताया जा रहा। प्रतियोगिता में देश के 40 कवियों ने शिरकत की थी। भारत के लिए विभिन्न राज्यों से चुने गए 40 हिंदी कवियों में से आधारित शो में निर्णायक की भूमिका में प्रसिद्ध कवि पद्मश्री अशोक चकदर तथा गीतकार समीर अंजान रहे। टीकाकरण अभियान में सहयोग करने वाले संस्थाएं होगी पुरस्कृत। पश्चिम चंपारण टीकाकरण अभियान में सहयोग करने वाले संघ सेवी संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। 200 टीका लेने वाले समूह को गोल्डन 100 से ज्यादा व सिल्वर से 50 से अधिक ज्यादा को ब्रॉन्ज टीम का प्रोत्साहित पत्र देकर दिया जाएगा। जिला प्रशासन 18 जून से लेकर वैक्सीन ऑन डिमांड मुहिम की शुरुआत की ताकि 100% व्यक्ति को टीका के लाभ से उत्साहित किया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाए रखने के लिए वैक्सीन ऑन डिमांड को शासित सफलता मिल रही है। अब तक लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका है तथा अन्य संगठनों, संस्थानों, समूह समितियों के द्वारा लगातार डिमांड की जा रही है। सभी के द्वारा यह टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन ऑन डिमांड पहला जिला प्रशासन की अनूठी पहल ही इस तरह के अभियान से ज्यादा व्यक्ति टीका ले पाएंगे और हमारा जिला कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो पाएगा। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि सभी टीका लेने योग्य व्यक्ति ये संकल्प ले कि अनिवार्य रूप में कोविड-19 टीका लेंगे और कम से कम 5 अन्य व्यक्तियों को भी टीका लगवाएंगे। फेसबुक पर वीडियो बना स्टेटस किया शेयर, 4 लड़के गिरफ्तार। इंटरनेट मीडिया पर कुछ शेयर करने से बचना चाहिए क्योंकि लापरवाही करना महंगा पड़ सकता है। गोपालगंज में एक ही ऐसा मामला सामने आया जहां उपगांव थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद के नेतृत्व में पुलिस ने पेनुआ खास गांव छापेमारी पर फेसबुक पर अवैध हथियार के साथ फोटो शेयर कर दहशत फैलाने के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित में से एक हरियाणा के पानीपत जिले के निवासी युवक भी शामिल। इस संबंध में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर 4 आरोपित सोमवार की शाम जेल भेज दिया गया। बड़ी कामयाबी, झारखंड बिहार का वांटेड हिपिया गिरफ्तार। हत्या, लूट और रंगदारी वसूलने के मामले में कुख्यात को पुलिस ने रविवार तड़के पालीगंज के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, अपराधी जामराहू नानगंज पंचायत के इमामगंज का गणेश साव उर्फ गणेश प्रसाद उर्फ हिपिया दक्षिण बिहार और बिहार से सटे झारखंड इलाके के आतंक के रूप में जाना जाता है। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही। गिरफ्तार गणेश के खिलाफ पटना के खीरी मोड़ व पालीगंज में बंधक बैंक में चोरी के अलावा अलवर के द्वारा विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी और राजधानी के 20 से अधिक मामले दर्ज है। एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा ने डीएसपी एसएसपी मोहम्मद तनवीर अहमद व प्रीसेक्टर डीएसपी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने पुलिस के जवानों व झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते उस पर घर को घेर लिया तो उसके गणेश रहता था। पुलिस के आने की भनक से वह चकमा देकर फरार होना ही चाह रहा था कि पुलिस ने उसे धड़ दबोच लिया। बेच दी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन, अब होगी खरीद बिक्री की जांच। रोहतास जिले के विभिन्न अंचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि के फर्जी तरीके से खरीद बिक्री का मामला अभी थमा ही नहीं था कि प्रखंड के कटार दर व अन्य मौजों में सरकारी भूमि की फर्जी तरीके से चकबंदी कर बंदोबस्त कर सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने की होड़ मची है। कटार में हुई सफेद पोशों ने चकबंदी की जमीन को अपने नाम करा लिया। हद तो यह होगी कि 2019 में भूमि से जुड़े अधिकारियों ने उक्त भूमि के जमाबंदी का आदेश कर दिया है। मामले का खुलासा होते हुए इसमें शामिल पूर्व के कुछ अधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ गई। इसमें पूर्व के अधिकारियों की गर्दन भी हो सकती थी और वही दूसरी का दर्ज पंचायत के ग्रामीणों ने लिखित शिकायत एसडीएम से की है। पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव।
पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला लिया। कोर्ट के फैसले के अनुसार पंचायत या उनके जिला मुखिया के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक ही बार ही विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उनके खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। स्वर्गीय त्रिपुरारी शरण की आज पुण्यतिथि जेपी आश्रम सोखोदेवरा में मनी। प्रखंड चौधरी नेता व खादी पुरुष के नाम से मशहूर जेपी आश्रम सुखोदेवा की मार्गदर्शन से रहे स्वर्गीय त्रिपुरारी शरण की आज पुण्यतिथि सोमवार को आश्रम परिसर में श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने उनके तौलीय चित्र का माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि त्रिपुरी बाबू न सिर्फ एक समाज सेवी व आंदोलनकारी रहे, बल्कि समाज के लिए एक सच्चे व महान मार्गदर्शन भी थे। ग्राम निर्माण मंडल के द्वारा डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि त्रिपुरी शरण को बिहार से लेकर सरकार ने खादी पुरुष व झारखंड सरकार से लेकर खादी रत्न से नवाजा गया था। उनके पद चिन्हों पर चलकर खादी का और भी विकास किया जा सकता था। राज्य में 1 जुलाई तक बारिश व वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश के अभी जारी रहने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने करीब पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई इलाके में बारिश और तेज गरज के साथ वज्रपात की आशंका जताई जा रही। बीते 24 घंटे के दौरान पटना में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विज्ञान केंद्र के संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान झारखंड में एक चक्रवर्तीय संचालन बना हुआ है, जिसमें प्रदेश में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने करीब पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, शरण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पुलिया और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। टाइफाइड में किन फ्रूट्स को करें डाइट में शामिल? टाइफाइड जीवाणु संक्रमण के कारण पनपने वाली बीमारी जो सीधे आंत को प्रभावित करती है। यह बीमारी गंदे फूड्स, दूषित पानी और गंदी चीज़ें खाने पीने के कारण पनपती है। यह बीमारी में शुरुआती लक्षण पसीना, ठंडा लगना, सिर दर्द जैसी बीमारी सामने होती है। साथ ही सूखी खांसी होना तो अनिवार्य है। इस बीमारी में अगर खान पान का ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। इस बीमारी को कंट्रोल करना है तो डाइट में ऐसे करें फ्रूट्स को शामिल जो टाइफाइड का उपचार कर सके। और टाइफाइड को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो फलों में केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसमी, संतरे का सेवन करें। खाने में दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और पपीता का सेवन करें। इस बीमारी में दही खाना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। खांसी, जुकाम और जोड़ों के दर्द वाले लोग दही का सेवन नहीं करें। शहद बेहद उपयोगी है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर उसका सेवन करें। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। टाइफाइड में पुदीने का सेवन बेहद उपयोगी होता है। पुदीने की कुछ पत्तियों में नमक, हींग, अनारदाना डालकर इस पेस्ट बनाकर खाने से फ़ायदा मिलेगा। टाइफाइड की वजह से होने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए किशमिश, मुनक्का, मूंग की पतली दाल, दलिया, मक्खन, दूध और दही का इस्तेमाल जरूर करें। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है पूजा, रंजीता, पार्थ भारद्वाज और ब्रिजनाथ दुबे। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, प्राइवेट बसों के द्वारा मनमाना किराया वसूली पर सख्ती करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।